दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। जब से छात्रों का मुद्दा खत्म हुआ है, अयोध्या में चंदा चोरी के मुद्दे को समाजवादी पार्टी रोज उठा रही है संसद में। संसद के बाहर भी उठ रहा है मुद्दा। लखनऊ में विधानसभा सत्र का दूसरा दिन था, उसमें भी समाजवादी पार्टी इसीलिए अड़ी हुई थी कि पहले चंदा चोरी चढ़ावा चोरी पर बहस हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और विधानसभा अध्यक्ष दोनों इसके लिए तैयार नहीं थे। चंदा चोरी चढ़ावा चोरी मामले में एक विवाद हो गया पिछले शुक्रवार को, जब एक छोटा सा नाटक करने के लिए राम गोपाल यादव, माफ कीजिएगा, पप्पू यादव जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, वो पुजारी की वेशभूषा में वहां आए और साधु की वेशभूषा में, और एक नाटक हुआ और वो चढ़ावा लेके भागने लगे तो उनको सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने पकड़ लिया। ये एक बेसिकली शुद्ध रूप से एक नाटक था। लेकिन इस पर विवाद हो गया कि पप्पू यादव जो है भगवा रंग पहन के आए और वो साधु का वेश बन के आए और साधु का अपमान किया। अयोध्या में चढ़ावा चोरी में जितने भी लोग गिरफ्तार हुए उसमें कोई भी साधु महात्मा नहीं था। इस मामले में लेकर तमाम जगह धरना प्रदर्शन में भी एक भावना आहत गैंग भी सक्रिय हो गया और भावना आहत गैंग ने कई जगह एफआईआर भी कराई है, सपा सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ भी, पप्पू यादव के खिलाफ भी, राहुल गांधी के खिलाफ। इसमें इसी धरना प्रदर्शन में एक दिन एक ऐसा प्रदर्शन अयोध्या में हुआ कि अयोध्या में इस नाटक के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का, उनके समर्थक लोगों का मोर्चा जा रहा था। उसमें अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के पोस्टर पर लोगों ने जूते चप्पल बरसाए। वो एक अलग विवाद का हिस्सा बन गया है और तमाम लोग इसको पासी समाज का और अपमान बता रहे हैं कि वे सांसद के पोस्टर पे क्यों चलाए गए। लेकिन इसी बीच कल एक बदलाव दिखा समाजवादी पार्टी के रवैये में। राम गोपाल यादव ने कहा कि पप्पू यादव को वहां पे गिरुआ वस्त्र पहन के साधु के भेष में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि किसी साधु की कोई भूमिका नहीं थी अयोध्या में चढ़ावा चोरी से। और उन्होंने उनके ये कहने के बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि समाजवादी पार्टी ने क्या संत समाज की नाराजगी को दूर करने के लिए पप्पू यादव के उस दिन के प्रदर्शन से दूरी बना ली। दूसरी तरफ जो पप्पू यादव पर हमला भी हुआ, वो उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। ये अचानक से आपकी पार्टी ने यू स्टैंड क्यों ले लिया? पप्पू यादव के पहनावे से या उनके प्रदर्शन से क्यों दूरी बना ली आपके राष्ट्रीय महासचिव ने? विवेक पांडे जी। देखिए, एक बात को समझना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी लगातार पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से धर्म की रक्षा के लिए खड़ी है और धर्म के मुद्दों पर प्रखर मुखर होकर के, चूंकि पहले धर्म के मुद्दों पे समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड नहीं रखती थी, क्योंकि हम लोग राजनीतिक मुद्दों का जो एक वर्गीकरण है उसमें धर्म को कभी भी शामिल नहीं करते थे। लेकिन जिस प्रकार से धर्म के विषय पर जनता के चाहने पर, क्योंकि जनता चाहती थी कि समाजवादी पार्टी धर्म के विषय पर भी अपना स्टैंड क्लियर करे, और भारत में अगर जनता देवतुल्य है, जनता ही सरकारें चुन रही है, जनता ही हमें अवसर दे रही है पक्ष या विपक्ष में बैठने का, तो जनता की भावना का सम्मान करना हमारा नैतिक और मूल दायित्व है। तो अगर समाजवादी पार्टी ने सनातन के मुद्दे पे, धर्म के मुद्दे पे अपना स्पष्ट रुख अपना लिया है, अपना स्पष्ट पक्ष रख दिया है, तो मुझे लगता है इसमें समाजवादी पार्टी कहीं से भी किसी भी तरह के सवालों के घेरे में नहीं है। समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल एक बात स्पष्ट की कि ये जो अयोध्या का जो भी चंदा चोरी या डकैती का प्रकरण हुआ, इसमें किसी संत समाज को आरोपित नहीं किया गया। उसमें जो लोग उस कुकृत्य में शामिल थे,
उनको लेकर के आवाज और सवाल उठाए गए थे। अब उस सवालों से भाजपा की आहत गई क्यों भावनाएँ उनकी आहत हो गई, भाजपा के सहयोगियों की भावनाएँ क्यों आहत हुई या हम्म, हिस्सेदारी थी, भागीदारी थी या साझेदारी थी, ये तो भाजपा के लोग बता सकते हैं। समाजवादी हम्म, पार्टी ने तो एक और है बड़े भ्रष्टाचार को जो धर्म की आड़ में कालनेमियों का हम्म, भ्रष्टाचार संरक्षित किया जा रहा था, उसको उजागर करने का काम किया इस देश के सामने। तो मुझे हम्म, लगता है ये तो पहली बार आश्चर्य करने वाली बात है कि सरकार ने, बीजेपी ने, संगठन ने बीजेपी के हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करने वालों ने इस बात का स्वागत करने की जगह इस पे और कुतर्क देने शुरू कर दिए कि हम्म। समाजवादी पार्टी ये विषय क्यों उठा रही है। अब भाई चोर ही है जो चीखता है कोर्ट के अंदर कि मैं चोर नहीं हूं, सबसे ज्यादा तेज नहीं आवाज नहीं तो उसी की निकलती है। अचानक से एक्चुअली क्या है, मेरी बात समझिए। कल आपकी जी पार्टी जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर लखनऊ में बड़ी संख्या में बड़ी तैयारी कर रही है, और उसमें सुनने में आ रहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र से ब्राह्मण समाज के लोग आ रहे हैं। तो जी क्या साधु संत समाज या ब्राह्मण समाज नाराज न हो इसलिए पप्पू यादव के वेशभूषा से, उनके प्रदर्शन से राम गोपाल जी ने और पार्टी ने, क्योंकि राम गोपाल जी जब बोलते हैं तो माना जाता है कि पार्टी बोल रही है, क्योंकि अखिलेश जी के वो एक तो प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव है, और पार्टी में उनको अखिलेश जी का गार्जियन भी माना जाता है। जी तो क्या ये राजनीतिक दृष्टि से आप लोगों ने सोचा, क्योंकि आप लोग शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद के साथ भी ये अखिलेश जी लगातार खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या साधु संतों की नाराजगी को देखते हुए पप्पू यादव की वेशभूषा से उनके नाटक से दूरी बनाई गई है? नहीं, देखिए 2 बातें स्पष्ट रूप से आपके मंच पे आनी चाहिए। साधु संतों का भी वर्गीकरण कर रखा है भाजपा और संघ ने। हाँ। कुछ लोग हैं, अधोक्षानंद जी जैसे कुछ धर्माचार्य हैं जिनको कि भाजपा के लोग गलत तरीके हम्म, से शंकराचार्य के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। हम्म, और जो दो फाड़ सनातनी समूह में कर रखा है भाजपा ने, चूंकि जो वैदिक सनातनी है, जो वैधानिक संतों का एक समागम है, जो वैदिक संतों का एक समूह है, उस पर राजनीतिक वर्चस्व, उनके मठों पे राजनीतिक वर्चस्व, उनकी संपत्तियों पे राजनीतिक वर्चस्व धारित करने के लिए संघ और भाजपा ने एक लंबे समय से कालनेमी संतों की एक फौज तैयार की है, जो कि पहनते तो भगवान श्री राम के नाम का चोला है, लेकिन वो कार्य करते हैं पूरी तरह से विशुद्ध राजनीतिक मंतव्यों से, भाजपा के मंतव्यों को और संघ के मंतव्यों को, उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि शंकराचार्य भगवान का जितना अपमान योगी जी के कालखंड में किया गया, और उसके बाद कुछ दिन पहले अभी उनका कार्यक्रम लगा हुआ था भदोही में, तो आपने नोटिस किया होगा कि वहां पे पुनः योगी जी के कार्यालय से भगवान शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद लिख करके ही उनका अनुमति पत्र जारी किया गया। तो ये समझने वाली बात है कि एक तरफ तो आप उनको शंकराचार्य स्वीकार भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उससे प्रमाण मांगते हैं। तो वास्तविकता यह है कि राजनीतिक मंतव्यों में फंस करके योगी जी न वो सनातनी रह गए हैं, न वो हिंदू रह गए हैं, वो शुद्ध राजनेता के भूमिका में आ चुके हैं। मुझे लगता है कि गोरक्ष पीठ के लिए सबसे बेहतर होगा कि वो इस पीठ का संचालन और नेतृत्व किसी और योग्य हाथों में सौंप दें। चूंकि वो ना प्रदेश चला पा रहे हैं, ना वो मठ का तो मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन प्रदेश तो उनके उनसे संचालित नहीं हो पा रहा है। चूंकि कहीं ना कहीं मंतव्य दृष्टिकोण उनका बाधित हो रहा है, कहीं ना कहीं वो पूरे प्रदेश को मठ समझ के संचालित कर रहे हैं। तो यही कारण है कि कागजों पे तो उनके मौसम गुलाबी दिखाई देते हैं राजनीतिक रूप से, लेकिन उनकी टीम 9 और 11 जो भी है, वो उनको भ्रमित करके पूरी तरीके से जमीनी हकीकत से दूर रखने का काम कर रही है। और मुझे लगता है कि जो आपने सवाल पूछा, जो आपका मूल सवाल है कि क्या ये पप्पू यादव जी के इस पूरे कार्यक्रम से हमने दूरी बनाई, हमने दूरी नहीं बनाई। हमने ये बात कही है, हम देखिए एक बात समझ लीजिए, नुक्कड़ नाटक हर राजनीतिक दल की एक परिपाटी रही है जो जनता के बीच में सीधे सचेतना पैदा करती है, सीधे संदेश देने का काम करती है। और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन उसमें जो आवरण उन्होंने धारण किया, हमने उस पर आपत्ति जताई है कि उनको एक साधु का वेश नहीं धारण करना चाहिए था, क्योंकि जो अयोध्या का प्रकरण है उसमें किसी भी साधु की भूमिका या संत की भूमिका, महंत की भूमिका, धर्माचार्य की भूमिका सीधे तौर पे नहीं पाई गई अभी तक की जो जांच आई है सामने। तो अगर आप प्रतीकात्मक स्वरूप में किसी भी परिपाटी को अपनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो संदेश होता है कि उस परिपाटी के लोग उसमें शामिल हैं। इसी बात को लेकर के हमने अपना रुख स्पष्ट किया है कि भाई आपको संत का आवरण निर्धारण करना चाहिए था। आप नुक्कड़ नाटक करते हैं, आप एक सांसद हैं, आप सांसद की हैसियत से नुक्कड़ नाटक कर लेते। आपको एक भ्रष्टाचार का मुद्दा दिखाना था, लोगों में संदेश देना था, आप बिल्कुल करते नुक्कड़ नाटक, हम भी सहयोग करते। लेकिन संत के आवरण में आकर के उन्होंने अपने ही विषय को भटकाने का काम कर दिया, और नहीं, मुझे तो समाजवादी लगता है पार्टी कि ने इसीलिए ये अपना स्टैंड राजनीतिक, एकदम क्लियर कर रखा है। देखिए आप जो भी सफाई दें, कि मुझे तो लगता है राजनीतिक नफा नुकसान को देखते हुए पार्टी ने फैसला लिया है।
लेकिन फिलहाल एक तस्वीर आई है, मैं चाहूंगा कि ये तस्वीर राज कपूर जी लगा दे। ये एक आपके एक विधायक जी विधानसभा में पहुंचे हैं साइकिल लेके, जी। और हाँ, उसमें लंबी उन्होंने चौड़ी बड़ी उन्होंने अच्छी, फेरिस लगा रखी है। हाँ, फेरिस लगा रखी है। और ये विरोध का तरीका बड़ा अच्छा लगा है। दूसरा वो फेरिस अखिलेश नहीं है, वो सरकार के हाँ, लिए जैसे बिल होटलों में बिल काटा जाता है, वैसे सरकार के वो लिए कह रहे हैं बुनियादी बिना सवालों का आधार एक पूरा कार्ड के पूछा है। शराब मिल सकती, बिना आधार कार्ड के शराब मिल सकता है, लेकिन आधार कार्ड दिखाओगे तभी राशन मिलेगा। तो ये जो उन्होंने कहा है। दूसरा, योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि भाई सदन पे इसकी चर्चा क्यों की जाए, चढ़ावा चोरी की ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, मैं तो एक बात कहूंगा कि अयोध्या राम मंदिर का प्रकरण जब कोर्ट में पेंडिंग था, उसको लेकर के सड़क से लेकर के संसद तक आए दिन हम्म, भाजपा के लोग हंगामा मचाते थे। और हम्म, भाजपा के लोगों की परिपाटी ये है कि जो परिपाटी, हम्म। जो कार्यक्रम, जो परिपाटी, जिस तरह की उत्तेजना, जिस तरह की अभिव्यक्ति वो पूर्व में स्वयं करते थे, आज उसी पे आपत्ति दर्ज कराते हैं। यही अंतर होता है सरकार में होना और विपक्ष में होने का, यही एक अंतर होता है, महीन लकीर का अंतर होता है कि जब आप सरकार में होते हैं तो आप जवाबदेही के स्तर पे देखा जाता है आपको, और जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप प्रश्नवाचक अवस्था में होते हैं। अब योगी अच्छा, आदित्यनाथ ये जी को इस विषय पे चर्चा करने से आपत्ति है। भाई, योगी जी को तो जम करके चर्चा करनी चाहिए थी। योगी जी तो सबसे पहले थे जिन्होंने, मुझे लगता है, राम मंदिर के अयोध्या प्रकरण के चंदे को लेकर के देर से ही सही लेकिन सबसे ज्यादा बयानबाजी करने वाले वो भाजपा के नेता है। तो मुझे लगता है योगी जी अगर इस कुकर्ते से बचने का या इस पे चर्चा करने से बचने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से दूर भागने का प्रयास कर रहे हैं। वो अपने सवालों का विपक्ष के जवाब नहीं देने की स्थिति में हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है केंद्र से उनको सीधे निर्देश दे दिया गया हो कि ज्यादा बयानबाजी, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी भी कुर्सी का इस्तीफा आप दिलवा दिया जाए। क्योंकि 17 से अधिक पर्चे पेपर लीक करवाने में योगी आदित्यनाथ की सरकार की अहम भूमिका रही आप है। 17 कह रहे हैं, अखिलेश से आपके नेता 20 कह रहे हैं, आप लोग खुद ही क्लियर नहीं है हाँ, अपनी ठीक है, पार्टी में। 17-20 में कोई अंतर नहीं है, 17-20 में कोई अंतर नहीं। योगी सरकार तो मानने के लिए तैयार नहीं कि पेपर लीक ही हुए हैं। सरकार तो मानने के लिए तैयार नहीं है सर। सरकार अच्छा, तो मान ही नहीं रही है कि 26,000 से अधिक विद्यालय बंद कर दिए गए। सरकार के कल विधान देखिए प्रवक्ता कैसे आकर के डिफेंड करने का प्रयास कर रहे थे, एजुकेशन मिनिस्टर उनके प्राथमिक विद्यालय के। समाजवादी पार्टी वाले जब चंदा चोरी को लेकर हल्ला मचा रहे थे, तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि जिन्होंने शुरुआत से लेकर अब आखिर तक राम मंदिर का विरोध किया था, वे राम मंदिर की बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने चंदा दिया तो रसीद लेकर आओ, जरा देखो तो आपका कौन सा ये पैसा चोरी बहुत ही हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन का संचालक अगर एक राजनीतिक मंतव्य पे राजनीतिक दल से प्रेरित होकर के राजनीतिक दल से की ही मंशा को आगे बढ़ाते हुए सदन का संचालन कर रहा है, तो आप उससे निष्पक्षता की उम्मीद नहीं कर सकते। चूंकि महाना जी को जब बिठाया गया था पहली बार उस कुर्सी पे, आपको याद होगा, आदरणीय अखिलेश यादव जी भी हाथ पकड़ के ले गए थे। उनसे उम्मीद की गई थी कि तराजू की तरह निष्पक्षता का तो भाव आपके रखेंगे हिसाब और से एकदम। ये विधानसभा अध्यक्ष के पद के की गरिमा के हिसाब से बयान नहीं था? नहीं, विधानसभा पद की गरिमा के अध्यक्ष के हिसाब से उनका ना बयान था, ना उनका आचरण है, और ना ही उनको इस तरह के बयान डायस पे बैठ करके एक राजनीतिक दल के पक्ष में देना चाहिए। हम्म, मुझे लगता है महाना जी को देखिए, वास्तविकता यह है कि आज के राजनीतिज्ञों में नैतिकता का अभाव है, नैतिकता का अभाव है। ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने एक हम्म, समय अटल बिहारी जी की परिपाटी में रह करके मोदी जी के लिए, मोदी जी को हम्म, प्रसन्न करने के लिए अटल जी के सिद्धांतों को धो करके बहाने हम्म, का काम किया है, राजनीति से निकाल के फेंकने का काम किया है। महाना जी को शर्मिंदगी होनी चाहिए, इस बात को लेकर क्षमा मांगनी चाहिए विपक्ष के और देश की जनता से, प्रदेश की जनता से। 25 करोड़ हम्म। जनता के मुद्दों को उन्होंने एक झटके में उठा करके एक राजनीतिक दल का कारपेट बना के रख दिया। उनसे निष्पक्षता के भाव की उम्मीद थी, लेकिन आज विपक्ष भी जान गया कि सदन में संचालक के नाम पे वो सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली मात्र हैं, जो कि भाजपा के रिमोट से संचालित होते हैं। आज तो वो बड़े नाराज हो गए, तो बोले थे विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दूंगा। एक नहीं, वो इससे सदस्य ज्यादा को। कुछ कर भी नहीं सकते हैं। देखिए, धमकाने की परिपाटी, चूंकि जब आप हम्म, सत्य का अनुसरण करते हैं, जब आप सत्य पूछेंगे, सत्य सवाल होते पूछेंगे, और कोई हम्म, अगर हिस्सेदार, भागीदार, साझीदार अगर उसमें होगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो कहीं ना हम्म, कहीं उसको सबसे ज्यादा कचोटेगा आपका सवाल। और वो सवाल अगर आपको कचोट रहा है, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि इसके तार या इसकी जड़ कहीं ना कहीं आपसे भी हो सकता है छू करके आपको निकल रही हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। और ये भी कारण है कि सतीश महाना जी जैसे लोग राजनीतिक रूप से, मैं देखता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक, इनको मैं भार ही कहूंगा,
क्योंकि ऐसे लोग ना निष्पक्ष रह पाते हैं, ना पार्टी के होकर के कुछ बन पाते हैं। वास्तविकता ये है कि जिस पद पे वो बैठे हैं, अगर उनको भाजपा की राजनीति खुल करके करनी है तो पार्टी का दायित्व संभाल लें। लेकिन जिस तरह से बैठ करके वो 25 करोड़ जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास का काला अध्याय है ये सदन सत्र, कि भाई 4 दिन की सदन सत्र संचालित की जा रही है, क्योंकि योगी जी के पास समय नहीं है, उनको राजनीतिक रैलियां करनी है 2027 के आगामी चुनाव। ये ये बहुत ही बताइए, दुखद विषय है, लेकिन निंदनीय विषय है। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि जो पहले से एजेंडा तय हुआ उस पर ये लोग काम नहीं कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, सदन के बहुमूल्य सदन का समय को नष्ट कर रहे हैं। और योगी सपा आदित्यनाथ जी के, अपना इतिहास और उठा के पहले देख लें। पूरी बात सुन लीजिए, और वो जी। कह रहे हैं कि जो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर मामला चल रहा है, तो उसमें हम विधानसभा में कैसे बहस कर सकते हैं? राम मंदिर पे कैसे चर्चा करते थे? चढ़ावा राम मंदिर चोरी पे क्यों के चर्चा मामले, होती थी? नहीं, नहीं, चढ़ावा राम चोरी मंदिर पे को। चर्चा क्यों होती थी? जब राम मंदिर का केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, तब उस पे चर्चा और हंगामा क्यों करते थे ये लोग आए दिन? तो मीठा मीठा, गप गप, कड़वा कड़वा, थू थू, आज आप सरकार में बैठ गए अगर मुखिया बन के, मुख्यमंत्री बन करके, तो आज आपको सुप्रीम कोर्ट दिखाई दे रहा है। और जब आप लोग अराजकता करते थे सड़कों पे उतर करके चलते सत्र के दौरान उसी राम मंदिर को लेकर के, तब वो आपके लिए धार्मिक भावनाएं थी। देखिए, वास्तविकता ये है कि ये पूरी तरह से गिरती हुई राजनीति का परिचायक है, और योगी आदित्यनाथ जी की धुरी आज भी हिंदू मुसलमान के आगे नहीं निकल पाई है। तो ये भारत के लिए और भारत के उत्तर प्रदेश के खास करके विकास को बाधित करने वाले नेता हैं। ऐसे नेताओं को मुझे लगता है कि अगर जनता ने चुना है तो जनता इनसे ज्यादा अपेक्षा भी ना करे, क्योंकि जैसा कि भाजपा के लोग आए दिन कहते हैं जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला है, तो जनता भाई उनसे केवल हिंदू मुसलमान की उम्मीद रखे। विकास, परिवेश, आप रोजगार, बेरोजगारी, पलायन, उद्योग, निवेश, अस्पताल, चिकित्सा, शिक्षा, इन सारे मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है इन लोगों का। ये वो लोग हैं जो केवल निर्देशित करते हैं, लेकिन अधिकारी भी इनका निर्देश नहीं मानते। 10 साल में अगर 15 बार 14 बार आपको शासनादेश जारी करना पड़ता है कि आप हमारे मंत्रियों को, सांसदों को या कैबिनेट के लोगों को प्रोटोकॉल दीजिए, तो आप समझ लीजिए अरे कि योगी आदित्यनाथ जी के अरे भाई, हाथ से एक उत्तर प्रदेश का नियंत्रण बहुत पहले अरे निकल सुनिए चुका तो है। सही, सलम त्रिपाठी एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, देवरिया सदर से। वो तो लिख रहे हैं यूपी विधानसभा के भीतर सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी में आज सपा विधायकों की अराजकता का जो नजारा दिखा, वो वाकई भयावह। सत्ता में इनका चरित्र कैसा ही रहा होगा ये हर कोई समझ सकता है। गलती से दोबारा देखिए, ताकत शलभ में आए, त्रिपाठी जी कृपा सुने पात्र पूरी होकर के आए हैं। सुनिए, कह मैं रहे समझ गया गलती से आपकी। दोबारा ताकत में आए तो हम लोग का जीना दुभर कर देंगे। तो कह रहे हैं कि बताइए, सपा वाले इतनी गुंडे विधानसभा के अंदर नहीं, कर मैं रहे बता हैं। देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ। शलभमणि त्रिपाठी जी कृपा हम्म, पात्र होकर के आए हैं। शलभमणि त्रिपाठी जी का इतिहास मुझसे बेहतर आपको पता है। उनकी रिपोर्टिंग क्या थी, क्या किस भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर किया, क्या उनकी कलम पहले किस तरह की नहीं, धार से रिपोर्टर चलती तो थी। अच्छे थे सर। मैं मैं वही कर रहा हूँ, मैं रिपोर्ट, वहीं पे आ रहा हूँ। और जो रिपोर्टर जिस पत्रकारिता की योग्यता उनकी थी, उसके परिप्रेक्ष्य में जो आज है वो उनके व्यक्तित्व को, उनके चरित्र को कहीं से भी मैच नहीं करता। शलभमणि त्रिपाठी जी को अपनी कलम की धार के लिए जाना जाता था, लेकिन आज उन्होंने अपने उस अस्तित्व को समाप्त करने का कार्य कर दिया। तो ऐसे गैर गंभीर लोगों की चर्चा करके और ऐसे हल्के बयानों को दे करके मुझे लगता है कि साख अपनी कमजोर करने का काम कर रहे हैं। दुख होता है कि ब्राह्मण समाज के लोग दूरदर्शिता और बुद्धिजीविता को छोड़ करके एक राजनीतिक पार्टी का केवल चरण चुंबक बन के रह गए हैं। एक बात है, चाहे योगी जी और चाहे महाना जी भाषा एक ही बोल रहे हैं। योगी जी भी बोल रहे हैं जिनकी जेब से मंदिर की नहीं निकला एक भी पैसा, वे कह रहे हैं चंदा चोरी की बात। मेरे स्क्रिप्टेड समझ में नहीं आ रहा है कि भाषा क्या, है, नहीं, एक स्क्रिप्टेड चीज मैं भाषा है। समझना चाहता हूं कि ये तमाम लोगों ने गुप्त दान दिया और चढ़ावा भी गुप्त होता है। इनको कैसे पता कि किस पार्टी के नेता ने दिया, किसको नहीं दिया? मैं बता रहा हूँ, ये बयान मैंने सुना है जो आप कह रहे हैं। हाँ, योगी हाँ, आदित्यनाथ जी संकीर्णता और कुंठा के मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रभाव में है। मैं आपको अपनी दी हुई राम मंदिर के चंदे की रसीद दिखा सकता हूँ, मेरे द्वारा दी हुई, मेरे नाम पे कटी रसीद है। और बताइए, अगर बात इसी पे आ जाएगी जिस दिन कि प्रमाण देने की बात आएगी, तो मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं वो रसीद दिखाने के लिए तैयार हूँ जो मेरे नाम की रसीद है। मैं पूछता हूँ आपके मंच पे, योगी आदित्यनाथ जी का राम मंदिर के आंदोलन में कोई एक उनकी अपनी व्यक्तिगत भूमिका का कोई अगर आपके पास उल्लेख हो तो कर दीजिए। अगर योगी आदित्यनाथ जी ने इस पूरे आंदोलन में अपनी कैपेसिटी पे कोई संघर्ष किया हो, कोई आंदोलन में उनका सहयोग रहा हो, उनके मठ की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उनके गुरु की बात मैं नहीं कर रहा हूं। वास्तविकता यह है, देखिए आज एक सत्य आपके मंच पे खोल देता हूं मैं। जितना कि योगी आदित्यनाथ जी और इनकी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी को आलोचित करने का प्रयास करते हैं परिवारवाद के नाम पे,
कहते हैं कि चांदी का चम्मच, सोने का चम्मच लेके योगी आदित्यनाथ जी इस पूरे राजनीति में प्रारूप में अवतरित हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी को न मठ के लिए संघर्ष करना पड़ा, न गोरखपुर की सांसदी के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि सारा समर्पण वहां के हिंदुओं का उस मठ को लेकर के था। एक और हनुमान जी को लेकर मठ के हाँ। आवरण का इन्होंने भरपूर लाभ लिया, राजनीतिक रूप से वोट लेने का काम किया। और योगी आदित्यनाथ जी का संघर्ष योगी आदित्यनाथ जी का नहीं है, वो उनके जो पूज्य गुरु जी रहे, आदरणीय श्री वैकुंठवासी अद्वैतनाथ जी महाराज, जिनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, उनके द्वारा किए गए संघर्ष का फल काटने का काम इन्होंने किया है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा परिवारवाद, और चूंकि परिवारवाद पे जाऊंगा तो वहां से भी कुछ रिश्ता जुड़ जाता है, आप जानते ही हैं। तो चूंकि मैं उस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात है कि सोने की चम्मच लेकर के योगी आदित्यनाथ जी रेडीमेड रेड कारपेट पे बैठे हुए हैं, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश को उन्होंने मठ मान लिया है। संघर्ष, बिना संघर्ष की राजनीति की है उन्होंने। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि विपक्ष पहले बाबरी मस्जिद के नाम पर इकट्ठा किए गए चंदे का हिसाब बताए, सपा और कांग्रेस मंदिर को तोड़ने का आरोप लगाया, और उन्होंने कहा कि हेलो जी, सवाल पूछिए। ये बताइए, वो कह रहे हैं कि हनुमान जी इन लोग को माफ नहीं करेंगे। दूसरी तरफ आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल ट्वीट किए कि हनुमान जी का अपमान हुआ और हनुमान जी की गदा चल गई, बांकीपुर में भाजपा हार गई। किसके साथ है हनुमान जी, समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि हनुमान जी का अपमान हुआ, इसलिए राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ, पेपर लीक हुई, इसलिए प्रभु श्री राम भक्त हनुमान की गदा चल गई और भाजपा का अहंकार टूट गया, बांकीपुर जीत हार गए वो लोग। और वो कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, वो कह रहे हैं कि हनुमान जी उनके साथ हैं। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। अगर केशव मौर्य जी ये मानते हैं कि हनुमान जी उनके साथ है, तो ये तो स्वीकार कर रहे हैं केशव मौर्य जी। उनको बहुत बहुत धन्यवाद आपके मंच के माध्यम से देता हूं कि उनकी 27 में हार सुनिश्चित है। अभी एक झांकी हनुमान जी ने दिखाई है। आगे भी कह रहे हैं कि आने वाले समय पर सपा और कांग्रेस पर हनुमान जी की गदा चलेगी। सपा वाले कह रहे हैं कि हनुमान जी की गदा चल गई बांकीपुर में और यहाँ पे दतिया में। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ हनुमान जी की गदा केवल चोटिल करने के लिए नहीं है, हनुमान जी की गदा शरीर को बलिष्ठ और सशक्त करने के लिए भी चलती है। तो हनुमान जी की गदा अगर चलेगी हमारे ऊपर, तो बिल्कुल हमको सशक्त, बलिष्ठ और मजबूत करने के लिए चलेगी। लेकिन जो उनकी पूंछ का प्रहार होगा भाजपा के ऊपर, जैसा कि अभी दतिया में आपने देखा, उस दतिया में पूंछ का प्रहार बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे सोने की लंका को जलाने का काम किया था। वैसे भाजपा की लंका 27 और 29 में हनुमान जी पूंछ से जलाएंगे अपने, क्योंकि हनुमान जी और उनके प्रभु आराध्य आदरणीय श्री हनुमान जी का, श्री राम जी का जितना अपमान इन भाजपाइयों ने किया है, धर्म की आड़ में जितना धन संचयन, जितना उनके नाम का इस्तेमाल करके केवल और केवल लोगों की भावनाओं को, भक्तों की भावनाओं को लूटने का काम किया है, इससे हनुमान जी, मैंने कहा था आपके मंच पे, इसी मंच पे कहा था, हनुमान जी का क्रोध बहुत जल्दी दिखाई देगा। हनुमान जी की रक्षा के लिए अब स्वयं भगवान श्री राम को आना पड़ेगा। और भगवान श्री राम देखिए आज दतिया से अवतरित हुए हैं। ये वही दतिया है जहां माँ पीताम्बरा का पीठ है, जो 64 की लड़ाई में रातों रात लड़ाई रुक गई थी चीन के साथ, और लोग आज तक नहीं समझ पाए कि उस लड़ाई के रुकने का कारण क्या था। उसका कारण यही था कि दतिया पीठ में उस समय माँ पीताम्बरा की साक्षात प्रतिमा की स्थापना करके रातों रात वहां पे अखंड 3 दिन का अनुष्ठान किया गया था, और माँ की कृपा ऐसी हुई कि विरोधियों को परास्त कर दिया उन्होंने। तो उसी दतिया से फिर कहानी लिखी जा रही है, क्योंकि प्रकृति संकेत देती है, इस संकेत को जो ना समझ पाए वो बुद्धिहीन है। मैं आपके विधायक लोग भी एक से एक कहानी कर रहे हैं। अब अतुल प्रधान दूध लेके पहुंच गए हैं, एक कैन में दूध लेके पहुंच गए हैं। हमारे कुछ विधायक गोबर भी लेके पहुंचेंगे, गोमूत्र और गोबर भी आ रहा है, रुक जाइए, गोमूत्र और गोबर भी आ रहा है अभी। नहीं तो वो तो कह रहे, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि चंदा चोरी में हमें कुछ दिन का समय दे दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, लेकिन अभी तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ, इसलिए आज अतुल प्रधान जी दूध लेकर विधानसभा पहुंच गया। भाई समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग इतना ज्यादा राम भक्त हो गए हैं। पहले सपा कहती थी आप लोग राम भक्त नहीं, आप लोग राम भक्त हो गए, तो उनको बड़ी भाई क्यों भाई आप लोग। देखिए वास्तविकता यह है कि हम तो पहले से भक्त थे, राहु केतु की तरह मायावी आवरण ओढ़ करके हम सिर्फ और सिर्फ अमृत पान करने के लिए नहीं बैठे थे। लेकिन अब चूंकि बात चुनौती पे आई गई है, अपनी भक्ति को सार्थक और साबित करने की बात आ गई है, तो इस अग्नि परीक्षा को हम पार करेंगे।
अब लीजिए, यही भाजपा के लोग थे जो हमें चुनौती देते थे कि आप सनातनी हैं कि नहीं। लीजिए, हम तो सिद्ध कर रहे हैं। आइए दिखाइए, आप भी अपने हिंदुत्व को दिखाइए जरा, आप कितने बड़े हिंदू हैं। मैं तो पूछ रहा हूं सवाल डंके की चोट पे, योगी आदित्यनाथ जी इस चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? आज ईश्वर न करे योगी आदित्यनाथ जी के मठ में अगर ऐसा कोई कुकृत्य होता है तो क्या योगी आदित्यनाथ जी के लिए न्याय की मांग समाजवादी पार्टी नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। हम तो उत्तर प्रदेश के हर मठ, हर मंदिर, हर गिरजाघर, हर मस्जिद से जुड़े जितनी कमेटियां, 25 तारीख को, 25 जून को तो मैंने पत्र लिखा था योगी जी को। कम से कम योगी जी के पास एक अवसर तो था कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता एडवोकेट विवेक कुमार पांडे ने एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी धार्मिक जितने भी ट्रस्ट हैं उनकी निष्पक्ष सीएजी से ऑडिट करने की जांच की थी। मेरे पत्र को आधार बना के कर लेते। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, करने के लिए नीति और नियति चाहिए। जिसको वास्तव में प्रदेश चलाना होता वो इस पत्र का संज्ञान लेता। जिसको वास्तव में केवल अपनी कुर्सी बचानी है वो क्यों संज्ञान लेगा? आप मुझे बताइए। सत्ता हमेशा कहती है, समाजवादी पार्टी को अच्छा, आलोचित तो ये करने का प्रयास बताइए, आप भाजपा लोग करती है जब कि वो भाजपा ने क्या अगर आवाज वो, उठाई? मेरी हम बात सलार सुनिए, जब गाजी वो से लोग, लेकर के, सुन लीजिए, हम सलार गाजी से लेकर के उत्तर प्रदेश के हर मठ, हर मंदिर, हर मस्जिद, गिरजाघर, पारसी घर, ईसाई घर, सबकी मैंने बात की थी उसमें। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, उनके आत्मबल नहीं है कि वो इस पत्र का संज्ञान लेते हुए एक आदेश करते हैं, एक एसआईटी गठित करते हैं कि उत्तर प्रदेश के सारे धार्मिक ट्रस्टों की जांच होगी। नहीं कर सकते वो, क्योंकि मैं आपको एक बात और आपके मंच पे ला दूं। अभी अभी 2 दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य का बयान आपने सुना होगा। मदरसों से केवल आतंकवाद निकलता है, और इसी आतंकवाद को और मजबूत करने के लिए शायद इसीलिए इनकी सरकार ने 489 करोड़ का बजट दिया था आधुनिकीकरण के नाम पे मदरसों के। तो आप समझ लीजिए कि सरकार की नीति क्या है, नीति क्या है, सरकार कितनी भ्रमित है, दिशाहीन रूप से उत्तर प्रदेश संचालित हो रहा है। एक तरफ मदरसों के आधुनिकीकरण की बात हो रही है, दूसरी तरफ मदरसों से आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। तो ये आतंकवादी किसके लिए काम कर रहे हैं अगर आतंकवादी पैदा हो रहे हैं तो? वास्तविकता यह है कि इन लोगों को समझ में आ चुका है कि जनता इनको नकार चुकी है। 2027 में कई सर्वे इन्होंने करा रखे हैं जिसमें पता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जा रही है। बुरी तरह से हार इनको दिखाई दे रही है, और यही कारण है कि अब पुनः देखिए हिंदू मुसलमान की धुरी पिलाने का प्रयास हो रहा है। और जो दिल्ली में आंदोलन किया गया था उस आंदोलन की परिपाटी को छत्तीसगढ़ से जोड़ करके दिखाने का प्रयास हो रहा है। तो ये टूलकिट के अलग अलग षड्यंत्रकारी हिस्सेदार इनके एक्टिव हो चुके हैं। अभी शंकराचार्य जी का एक इंटरव्यू लिया एक पत्रकार ने। उस पत्रकार की आज तक हैसियत नहीं है कि मोदी जी से वो कड़े सवाल पूछ सके, विदेश नीति पे सवाल पूछ सके, अमेरिका की ट्रेड डील पे सवाल पूछ सके। वो पत्रकार जाकर के अपनी जो इंसेंटिव बढ़ा करके जो एक्स्ट्रा पे आउट किया जाता है सूचना के विभाग के माध्यम से, उसकी लालच में जाके लार टपकाते हुए शंकराचार्य जी से अक्षम्य सवाल पूछ रहा था। बताइए, वो पत्रकार ये नहीं समझ पाया कि उसको पूरा देश देख रहा है, शंकराचार्य जी के अनुयायी योगी आदित्यनाथ से भी ज्यादा है। अभी उस पत्रकार को ये नहीं अंदाजा है कि उस पत्रकार ने वास्तव में अपने चरित्र को उजागर करके अपनी गोदी पत्रकारिता को साबित कर दिया, और ये साबित कर दिया कि सूचना किस तरीके से पानी की तरह पैसे बहा रहा है, केवल और केवल एक टूलकिट को प्रायोजित रूप से स्थापित करने के लिए। आपके एक विधायक सचिन यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। उस पर कुछ लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि अगर आज अखिलेश यादव या रागिनी सोनकर नेता प्रतिपक्ष होती तो ऐसा बेइज्जत करके स्पीकर साहब एक विपक्षी विधायक को बाहर निकालता है, वजह सिर्फ मुख्यमंत्री की तस्वीर दिखा के प्रदर्शन करना। चलते सत्र में किसी को मुझे लगता है कि किसी को बर्खास्त करना, किसी को सस्पेंड करना, ये सरकार की कमजोर मानसिकता का परिचय है, डरी हुई सरकार का परिचय है, सरकार की दिशाहीन राजनीति का परिचय है, सरकार की गैर जिम्मेदाराना रवैये का परिचय है। और स्पीकर साहब ने सरकार को बचाने के लिए अगर एक सवाल पूछने वाले हमारे विधायक को सस्पेंड किया है तो ये स्पीकर साहब के फेलियर का भी परिचय है कि कैसे ये लोग सवालों से बचने के लिए, जो सवाल पूछेगा उसको सस्पेंड करके अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आत्ममुग्धता से एक दूसरे के चेहरे को निहार रहे हैं। नहीं भाई, सवाल ये उठता है कि और शिवपाल यादव ने कहा कि इनको तो बजट का पैसा पूरा खाना है, तो अनुपूरक बजट क्यों पास करा रहे हैं? इनको जनता के लिए तो कुछ करना नहीं है। कह रहा हूं कि जो अभी तक उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा बजट योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा बजट दिया था, क्या उस बजट का इस्तेमाल पूरी तरह से सरकार कर पाई? सवाल तो उठेगा। हम तो विधानसभा में जो सवाल पूछ रहे हैं, हम तो सवाल सीधे सीधे जनता से जुड़े मुद्दों पे पूछ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी इन सवालों से क्यों बचने का प्रयास कर रहे हैं? भाई, उनका कैबिनेट क्यों इस सवालों से भाग रहा है? इन सवालों से क्यों आप नीट पे बात नहीं करना चाहते? क्यों आप यूजीसी पे बात नहीं करना चाहते हैं?
क्यों आप रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े जारी नहीं करना चाहते हैं? क्यों आप महंगाई दर, वर्तमान औसत कमाई दर का आंकड़ा जारी नहीं करना चाहते हैं? क्यों आप अपनी सीएजी की जो रिपोर्ट, जिसमें कि सीएजी ने खामियां उजागर की हैं योगी सरकार की, उन रिपोर्टों पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं? हम तो सवाल पूछ रहे हैं। हम तो सीधे-सीधे सवाल पूछ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, बटुकों पे प्रहार करने वाली योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश पुलिस के वो गैर जिम्मेदार लोग, उन पे अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई भाई? सर मैं तो अभी तो आप बटुकों की पिटाई की चिंता कर रहे हैं, और मुझे तो कल से जो दृश्य दिख रहा है उसमें दावा किया जा रहा है, पुलिस डिनाई कर रही है। अब क्या बोलूं, कुछ चीजों पे यूट्यूब बहुत ज्यादा खुल के बोलने नहीं देता, और हम लोग जी, को जी। अब बताइए, जिस तरह से वर्दी वालों के साथ जो व्यवहार हुआ है, पुलिस करी वो पुलिस वाले नहीं थे, अब क्या कहा जाए। नहीं, मैं तो, ये भी अच्छी बात है। कांवड़ मैं तो कह रहा यात्रा हूँ के फिर नाम पे जो जो भी जो हो रहा है सर, ये कहाँ से स्वीकार्य है, तो इस विषय मैं तो पे ये पूछ रहा हूँ कि जो जो पुलिस वाले बन करके सिविल ड्रेस में खड़े थे, पुलिस के साथ जो लाठियां भांज रहे थे, पुलिस वाले उन्हीं को सार्वजनिक रूप नहीं नहीं से सामने ला दें। नहीं, कांवड़ यात्रियों ने जो किया है, मेरठ में एक नहीं, घटना वो है छोड़ दीजिए, जीप। कांवड़ यात्री, नहीं नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। उसके लिए स्वयं पुलिस के अधिकारी दायित्व हैं, जिम्मेदार हैं। हम्म, पुलिस का हम्म। एसपी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, देखिए वास्तविकता ये लोग अधिकारी जितने हैं, ये मंत्रियों के साथ चाय पीते हैं। पिटने का काम तो सिर्फ अरे वो क्षेत्रीय तो, जो बल होता है, सुन अरे ये लीजिए लोग ना, का क्षेत्र। बात बताइए, एक सज्जन, एक पत्रकार मित्र लिखे थे कि हम्म। कांवड़ियों की कांवड़ियों का हाथ पांव मालिश करने वाले से कांवड़िए नाराज हो गए, बड़ी उसकी धुनाई कर हाँ, दिए। उसको भी पीटा गया था, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कुछ लोग कहें कि कि भाई अधिकारी अधिकारी कुछ पुलिस अधिकारी भी कांवड़ियों के हाथ पांव दबाते हैं, तो भैया ढंग से अधिकारी दबाइएगा कहीं। सुन लीजिए, अधिकारी लेकिन अपनी तंत्र पंचायती बेबस क्यों है? ट्रांसफर, आप सुनिए, सवाल से अधिकारी भाग रहे हैं विवेक जी। कौन से सवाल से? इन उदंड कावड़ियों के व्यवहार से तंत्र क्यों घबराया हुआ है? लखनऊ में नहीं, एक स्कूल वैन पे कावड़ियों ने पत्थर चला दिया, उसमें छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे, बच्चे ये थे, कहां जी से? जी। मैं हाँ, आपको स्पष्ट कर देता हूं, जैसे जंतर हाँ, मंतर पे अराजक लोग थे, सारे के सारे आंदोलनकारी नहीं थे ना, वैसे ही हम्म, कांवड़ में हर हम्म, लड़का जो साथ चल रहा होता है वो कांवड़िया नहीं कहा जाता। हम्म, कांवड़ लेके जाने वाले का जो श्रद्धा होती है, जो भक्ति होती है, वो शिव में समाहित होती है, शिव में समर्पित होती है। वो हम्म, दंड नहीं होता है, वो अराजक नहीं होता है। और हम्म, कांवड़ियों के नाम पे ये जो बेरोजगारों की फौज सड़क पे दौड़ाई जाती है, हम्म, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक हम्म, मंतव्यों को साधने के लिए, इसमें हम्म, आधे से ज्यादा कांवड़िए नहीं होते हैं। इसमें हम्म, आधे से ज्यादा वो लोग होते हैं जो राजनीतिक फंडिंग के द्वारा लाए जाते हैं भीड़ दिखाने के लिए। हम्म, मेरा सीधा सीधा आरोप है। वरना कांवड़ियों को परिचय पत्र जारी करना चाहिए। कांवड़ियों हम्म, का भी परिचय पत्र जारी होना चाहिए। क्या आज तक इस तरह की कोई व्यवस्था सरकार ने की? कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर के हमने आपके मंच पे आवाज उठाई थी, क्या सरकार ने उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम किया? और एक बात बता दूं, अगर ये हम्म, कांवड़िए कल उन दोनों पुलिसकर्मियों की हत्या भी कर देते ना, तो गलती इन दोषी पुलिसकर्मियों को ही दोषी बना करके इन्हीं के विभाग के अधिकारी, इन्हीं को एक फाइल बना करके रख देते और इनके परिवारों को न्याय नहीं मिल पाता, न्याय के लिए भटकते रह जाते, जैसे सुबोध कुमार को के परिवार को आज तक न्याय नहीं मिला। एक तो बड़ी योगी खबर आ रही आदित्यनाथ है, जी ने उत्तर प्रदेश को एक राजनीतिक, मैं आपको रोक रहा हूं। नीट परीक्षा को लेकर विवाद, अभी इस्तीफा देना पड़ा था धर्मेंद्र प्रधान को, नीट का रिजल्ट आया था, और नीट की ओएमआर सीट में कथित गड़बड़ी को लेकर 6 अभियंत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, और इनका ये दावा है कि काउंसलिंग रोकी जाए, परीक्षा के दौरान भरे गए उनके उत्तर और एनटीए द्वारा उपलब्ध कराई गई ओएमआर सीट की प्रतियों में अंतर है डिफरेंस है, छात्रों का। अंतर है जी। तो ये तो मुझे लगता है कि अब क्या कहा जाए। ये परीक्षा अभी कैंसिल होगी सर, ये परीक्षा भी फिर कैंसिल होगी, कैंसिल देख होगी, लीजिए। फिर हंड्रेड कैंसिल परसेंट होगी, कैंसिल होगी, तो हंड्रेड छात्रों परसेंट के कैंसिल साथ होगी, आप देख मजाक हो रहा लीजिए। है सर। ये योगी आदित्यनाथ को बताना है, ये देश की मोदी सरकार बताए। नहीं, योगी आदित्यनाथ की तो देश की तमाशा जनता ने बना रहा। चुना है, उनका कहना है कि देश की जनता ने हमको चुना है, अब देश की जनता उनसे सीधे जाकर के उनके दरवाजे पे सवाल पूछे। अब ये कहना कि परीक्षा के दौरान की ओएमआर सीट में दर्ज किए गए उत्तर और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से उपलब्ध कराई गई ओएमआर सीट की प्रतियों में अंतर है। इन बच्चों अब में ये आधे से तो ज्यादा, मैं तो आपके मंच पे कह रहा हूं कि जिन परिवारों को अपने बच्चों से भीख मंगवानी है, योगी सरकार को और मोदी सरकार को पुनः चुन ले, क्योंकि पुनः ये परीक्षा देखिएगा स्टे होगी, इस परीक्षा में भी धांधली सामने आएगी। ये मुद्दा मैंने आपके मंच पे जिस दिन और परीक्षा के सबसे बड़ी परिणाम आए बात थे यह दूसरे है दिन कि उठाया था। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमति जता दी है। इसको आप बताइए, इसका मतलब क्या हुआ है?
इसका इसका मतलब ये मतलब हुआ है कि प्रोसीडिंग स्टे होगी। ये मुद्दा मैंने आपके मंच पे दूसरे ही दिन उठा दिया था, जिस दिन इसके नहीं नहीं परिणाम आए देखिए, थे सामने, उसी दिन ये मुद्दा उठाया था मैंने। और अब हाँ अभ्यर्थी अगर कोर्ट चले गए हैं तो कोर्ट अपना काम करेगा। नहीं, अगर एक कोर्ट योग्य ने रिजेक्ट नहीं, बच्चे का, सुन कोर्ट ने लीजिए, कहा कि एक इसको योग्य सुनवाई होगी, इसका मतलब क्या होता है, इसका एक मतलब बताइए। एक इसको सुनवाई होगी, मतलब स्टेट को नोटिस होगी, सेंटर को नोटिस, सेंटर सॉरी माफ कीजिएगा, सेंटर को नोटिस होगी, एजुकेशन बोर्ड को नोटिस होगी, जिम्मेदारों हम्म, को तलब किया जाएगा, विद एफिडेविट वो आएंगे, अपना पक्ष रखेंगे, और उसके हम्म, बाद कोर्ट इसको डिसाइड करेगा कि क्या इसमें काउंसलिंग जारी रखनी चाहिए। वैसे ज्यादातर मामलों में, ऐसे मामलों में कोर्ट काउंसलिंग को निरस्त कर देता है और प्रक्रिया को पुनः आरंभ करने का आदेश देता है, पुनः जांच करने के बाद। और एक बात मैं आपके मंच पे कह दूं, जिस तरह एक अपराधी भले छूट जाए, लेकिन एक गुनहगार पकड़ा, एक गैर गुनहगार आदमी नहीं पकड़ना चाहिए। उसी तरह भले 100 नीट के गैर जिम्मेदार या गैर सीरियस स्टूडेंट फेल हो जाए, लेकिन अगर एक सीरियस स्टूडेंट भी नीट की परीक्षा से बाहर होता है तो ये सीधे सीधे उसके साथ अन्याय करने जैसा है। अगर इस इस धांधली का मुद्दे, शिकार कोई एक बच्चा भी होता है पढ़ने हम्म, वाला, तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से उसके साथ अन्याय है, और सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेते हुए इस परीक्षाओं को निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें धांधली हुई है। मार्क्स में, ओएमआर शीट में डेफिनेटली अंतरों की बात आई थी, पेपर मीडिया में भी निकला था, ये कई खबरों ने भी प्रकाशित किया, कई पेपर संस्थानों ने। तो मुझे लगता है किसी एक बच्चे के साथ भी होता हुआ अन्याय परीक्षा की पारदर्शिता को सुनिश्चित नहीं तो करता है। मतलब ये कि नीट को अब सरकार की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब ये परेशानी बढ़ेगी सर। लगता है कि कहीं ना कहीं हनुमान जी की गदा चल रही है लगातार। इस अभी मुद्दे पे शुरुआत हम हुई जरूर है। लौटेंगे और विवेक जी आपको बैठाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है। जी, फिलहाल हम इस बहस को यही रोकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की मैं एक मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लो रही, एक नई मुश्किल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए माना है। इसका मतलब कि उस छात्रों की बातचीत में कुछ दम है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए नहीं मानता। तो इसका मतलब नीट की काउंसलिंग पे रोक लग सकती है, या जैसा बिल्कुल लग वकील सकती है। एडवोकेट पांडे कह रहे हैं कि पूरी पूरी नीट की परीक्षा फिर से रद्द हो सकती है। तो जो भी दर्शक जुड़े उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, पांडे जी का भी धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक बड़ी चर्चा के साथ थोड़ी देर बाद। उत्तर प्रदेश के झबरिया रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के साथ। अमिताभ ठाकुर ने आज एक चिट्ठी लिखी है कि, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मुख्य सचिव से पे आरोप लगाया है कि आप लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो अब तुष्टीकरण का आरोप अमिताभ ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे लगा दिया। इस पे हम अब से थोड़ी देर बाद लाइव होंगे, तब जुड़िएगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। विवेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो दर्शक जुड़े उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद।